एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान खान के इस डायलॉग को इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान बड़ी सीरियसली ले रहे हैं और ये कमिटमेंट है एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने का कमिटमेंट। ट्रिपल एच, हमास, हिजबुल्लाह और हौती विद्रोही इजराइल को मिट्टी में मिलाने की कसम खाकर बैठे हैं और इजराइल इनका अस्तित्व मिटा देना चाहता है और इन ट्रिपल एच को समर्थन दे रहा है ईरान। हमास वर्सेस इजराइल का युद्ध पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसमें कुछ ही दिनों बाद लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप भी कूद पड़ा और यमन के हौती विद्रोही भी कूद गए। अब इजराइल आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है और हवाई हमलों से लेबनान और यमन में तबाही मचा रहा है। लेकिन इन सब की कमिटमेंट की कीमत चुका रहे हैं बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक। दुनिया के देश मौन हैं, संयुक्त राष्ट्र धृत राष्ट्र बनकर बैठा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करेंगे पहले अरब इजराइल युद्ध की और नकबा की। समझेंगे क्या है ये नकबा और कैसे नकबा ने इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता के माहौल को जन्म दिया है। आज बात करेंगे हिजबुल्लाह के इतिहास की, बात करेंगे कि कैसे इजराइल ने हमास की तरफ से ध्यान हटाकर पूरी ताकत से हिजबुल्लाह को खत्म करने की बात की। आप देख रहे हैं 4 डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। कुछ लोगों के लिए नकबा जश्न का दिन है और कुछ के लिए त्रासदी का। हालांकि ये इस बात से तय होता है कि आप गाजा पट्टी के किस ओर खड़े हैं। इजराइल में नकबा जश्न है, फिलिस्तीन में बुरे दौर की याद। ये नकबा ही है जो इजराइल, फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह, ईरान, हौती के बीच लड़ाई की एक बड़ी वजह है। क्या है ये नकबा? चलिए समझते हैं। नकबा की नींव रखी गई थी जब इजराइल ने अपने आप को एक राष्ट्र घोषित किया। इजराइल ने 14 मई 1948 को अपनी स्थापना की घोषणा की। इजराइल के राष्ट्र बनने के तुरंत बाद पड़ोसी अरब देशों की सेनाओं ने इजराइल पर अटैक कर दिया। इसे ही पहला अरब इजराइल युद्ध कहते हैं। बाद में युद्ध विराम समझौते हुए, जिसके चलते इस एरिया के 77% भाग पर इजरायली कंट्रोल हो गया। इस कारण से लाखों की संख्या में फिलिस्तीनियों का पलायन हुआ। फिलिस्तीनी लोग इस घटना को नकबा का नाम देते हैं। नकबा का अर्थ है विनाश। ये वो दिन था जब उनसे उनकी जमीन छीन ली गई। इतिहासकार बेनी मॉरिस अपनी किताब द बर्थ ऑफ द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी प्रॉब्लम में लिखते हैं, 14 मई 1948 के अगले दिन 7.5 लाख फिलिस्तीनी इजरायली सेना के बढ़ते कदमों की वजह से घर बार छोड़कर भागे या भगाए गए। विस्थापित हुए लोगों में से कई लोग दक्षिणी लेबनान में बस गए। इजराइल के गठन और लाखों फिलिस्तीनियों के पलायन के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन वेस्ट बैंक और गाजा से चलने लगे। फिर 1956 का दौर आया। 1956 में सुएज नहर पर कंट्रोल को लेकर मिस्र और इजराइल एक बार फिर आमने सामने आ गए। हालांकि ये मसला मैदाने जंग में नहीं बल्कि इजराइल, फ्रांस और इंग्लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव से सुलझा। कुछ समय और बीता। फिर 1967 में यहूदियों और अरबों के बीच फिर संघर्ष छिड़ गया। इसको नाम दिया गया 6 डेज वॉर। इस साल 5 जून से लेकर 10 जून तक जो कुछ हुआ उसका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में इजराइल की जीत ने उसे बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया। इसके चलते एक बार फिर 5 लाख फिलिस्तीनी घर बार छोड़कर भागे। लेकिन 1967 में एक और खास वाकया हुआ। 1967 में हुई जंग से कुछ दिन पहले यासिर अराफात ने लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का गठन किया था। इस नए गुट में कई पुराने संगठन शामिल हुए।
पीएलओ ने पहले जॉर्डन और फिर लेबनान से इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन शुरू कर दिए। फिर कुछ सालों में 1973 में योम किप्पुर युद्ध हुआ। इस जंग में मिस्र और सीरिया इजराइल के सामने थे। इसके 6 साल बाद मिस्र इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश बना। इसी राह पर बाद में जॉर्डन भी चला, लेकिन इस क्षेत्र में जैसे युद्ध का अभिशाप लगा था, युद्ध कभी रुके ही नहीं। इजराइल हर दिशा से हमले झेलता है और जवाब देता है। साल 1994 आते आते गाजा पट्टी एक बार फिर से फिलिस्तीनियों के कब्जे में आ गई, लेकिन यहाँ 2008, 2009, 2012 और 2014 में कई खूनी संघर्ष हुए और ये आज भी जारी है। इस लड़ाई में इजराइल के विरुद्ध है हमास, हिजबुल्लाह, हौती और इन सब की डोर पकड़े बैठा है ईरान। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और इसमें लगभग 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई थी। इतना ही नहीं, हमास ने 200 से अधिक इजरायली नागरिकों को बंधक भी बनाया था। जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण तबाही मचाई। इजरायली हमलों से हमास की कमर टूट गई। इसी समय हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले करना शुरू किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को अपना निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ हमले शुरू किए हैं। फिर इसी साल सीरिया में इजरायली हवाई हमले में ईरानी राजदूत की मौत हुई थी। उसके बाद ईरान ने करीब 300 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया था, मगर इस हमले में इजराइल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। दुनिया का दबाव बढ़ा तो ईरान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, मगर जो काम ईरान खुद नहीं कर सकता वो अपने शैडो ग्रुप से करवाता है, और ईरान का सबसे बड़ा शैडो ग्रुप है हिजबुल्लाह। कहा जाता है कि हमास के बाद इजराइल का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है हिजबुल्लाह। पिछले कुछ साल में हमास के बाद हिजबुल्लाह ने ही इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया भी है। दोनों के संघर्ष में अब तक दोनों तरफ से 600 लोगों के करीब जान जा चुकी है। हिजबुल्लाह की वजह से उत्तरी इजराइल में लगभग 60,000 लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। इजराइल को लगता है कि अगर हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं किया गया तो उत्तरी सीमा पर मानवीय संकट और बढ़ सकता है। लेकिन हमारे सामने सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह बना कैसे और इसने कैसे इजराइल की नाक में दम करके रखा हुआ है। हिजबुल्लाह की कहानी शुरू होती है लेबनान से। लेबनान को 22 नवंबर 1943 को आज़ादी मिली थी। इसी समय यहाँ एक राजनीतिक समझौता हुआ 1943 में। इसके अनुसार लेबनान की सत्ता में धार्मिक समूहों के हिसाब से बांट दिया गया था, यानी प्रधानमंत्री के रूप में एक सुन्नी होगा, राष्ट्रपति के रूप में मैरोनाइट ईसाई होगा और शिया मुस्लिम को संसद का अध्यक्ष बनाया जाएगा। बाद में इन धार्मिक समूहों के बीच सत्ता की रस्साकशी चलने लगी और 1975 तक आते आते लेबनान गृह युद्ध की आग में जल उठा। ये गृह युद्ध 1975 से 1990 के बीच 15 साल तक जारी रहा। यहीं पीएलओ की एंट्री होती है, वही पीएलओ जिसको यासिर अराफात ने बनाया था। पीएलओ यानी लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन। 1960 और 70 के दशक में पीएलओ के उग्रवादियों ने दक्षिण लेबनान में अपना बेस बनाना शुरू कर दिया। यहीं से ये फिलिस्तीनी उग्रवादी उत्तरी इजरायली शहरों पर हमले करते थे। लेबनान में गृह युद्ध चल ही रहा था कि इजराइल ने साल 1978 में पीएलओ के हमलों के जवाब में दक्षिणी लेबनान पर हमले कर दिए। इस कार्यवाही में इजरायली सेना ने पीएलओ को दक्षिणी लेबनान से पीछे धकेला, जिससे इजराइल के उत्तर में एक बफर जोन क्रिएट हो गया। फिर 1982 में इजराइल ने लेबनान पर फिर हमला किया। ये हमला भी पीएलओ के हमले के जवाब में ही किया गया था। इस बार इजराइल ने बेरूत के साथ दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया था, मगर इस बार सबरा और शतीला नरसंहार में करीब 3000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों और लेबनानी नागरिकों की जान चली गई थी। इनके बीच संघर्ष चलता ही रहा। 1985 तक इजराइल ने लेबनान के अधिकांश हिस्सों से अपनी सेना वापस ले ली थी, लेकिन सीमा पार हमलों को रोकने के लिए दक्षिणी लेबनान में 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा एक बफर जोन जरूर बनाया गया। इस बफर जोन में दक्षिण लेबनान सेना SLA द्वारा गश्त की जाती थी, जो इजराइल के साथ गठबंधन करने वाली एक मिलिशिया थी। अब उसी समय ईरान की सत्ता शिया सरकार के हाथ में आ गई और ईरान को लगा कि वो अरब देशों में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है। इसलिए ईरान ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और एक नए गुट को फंडिंग और ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। यही ग्रुप कहलाया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह यानी ईश्वर की पार्टी। ऐसा माना जाता है कि ईरान ने 1983 और 1989 के बीच दान के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से हिजबुल्लाह को $400 मिलियन दिए।
हिजबुल्लाह की स्थापना ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी के शासन के समर्थन से की गई थी। इस ग्रुप का प्राइमरी गोल इजराइल और इजरायली कब्जे का विरोध करना था, लेकिन वक्त बीतने के साथ जैसे जैसे ये मजबूत हुआ, इसका मकसद लेबनान में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना बन गया। वैसा ही राज्य जैसा 1979 की क्रांति के बाद ईरान में स्थापित हुआ था। अब इसका मकसद इस एरिया में पश्चिमी प्रभाव का विरोध करना भी हो गया था। धीरे धीरे हिजबुल्लाह के दुश्मनों की सूची में इजराइल के अलावा विरोधी शिया ग्रुप और पश्चिमी देश भी शामिल हो गए। 1992 में लेबनान में गृह युद्ध रुक गया। इसके लिए ताइफ समझौता किया गया। समझौते के तहत सभी लेबनानी और गैर लेबनानी मिलिशिया को भंग करना शामिल था। गृह युद्ध के रुकने के बाद पहली बार 8 सीटों पर हिजबुल्लाह को संसदीय चुनाव में जीत भी मिली। यानी अब लेबनान में हिजबुल्लाह मिलिट्री के साथ साथ एक बड़े पॉलिटिकल पावर के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा था। लेकिन इजराइल से इसकी दुश्मनी नहीं रुकी। देखिए, दक्षिण लेबनान पर 1982 से 2000 के बीच इजराइल का कब्जा था। इसलिए हिजबुल्लाह विद्रोही बना रहा और इसने ऐलान कर दिया कि जब तक लेबनान की सारी जमीन आजाद नहीं हो जाती और इजराइल को बाहर नहीं धकेल दिया जाता, तब तक इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। इजराइल नहीं माना, इसलिए संघर्ष भी जारी रहा। इसी क्रम में 1993 में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर अटैक किया था। इसके जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी शुरू किया। इस इजरायली ऑपरेशन में 118 लेबनानी नागरिकों की जान गई। अब यहीं पर हिजबुल्लाह का एक दूसरा चेहरा सामने आया। हिजबुल्लाह की केवल मिलिशिया और पॉलिटिकल ब्रांचेस नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाता है। मौजूदा समय में हिजबुल्लाह का लेबनान के एक बड़े भूभाग पर कब्जा है और हिजबुल्लाह कम से कम 4 अस्पताल, 12 क्लिनिक, 12 स्कूल और 2 कृषि केंद्र संचालित करता है, जो किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसके पास एक पर्यावरण विभाग भी है। कहा जाता है कि देश के अधिकांश निजी अस्पतालों की तुलना में हिजबुल्लाह की चिकित्सा सुविधा सस्ती है। हिजबुल्लाह सदस्यों के लिए मुफ्त भी है। CNN के अनुसार हिजबुल्लाह ने वो सब कुछ किया जो एक सरकार को करना चाहिए, कचरा इकट्ठा करने से लेकर अस्पताल चलाने और स्कूलों की मरम्मत करने तक। जुलाई 2006 में इजराइल के साथ युद्ध के दौरान जब बेरूत में पानी की आपूर्ति बंद थी, हिजबुल्लाह शहर के चारों ओर आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा था। हिजबुल्लाह अपने उन गुरिल्ला सदस्यों को अवार्ड भी करता है जो युद्ध में घायल हो जाते हैं। लेबनानी शिया नागरिक हिजबुल्लाह को एक मिलिशिया के रूप में जितना देखते हैं, उतना ही एक पॉलिटिकल मूवमेंट और एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी। इसलिए हिजबुल्लाह लेबनानी समाज में गहराई से समाया हुआ है। अब इसका फायदा ये हुआ कि हिजबुल्लाह द्वारा अपने सैन्य अभियानों के लिए सिविलियन एरिया का उपयोग आसानी से किया जाता है। वहीं यही बात इजराइल के पक्ष में नहीं बैठती, क्योंकि इजराइल के लिए बिना किसी मानवीय नुकसान के जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल हो गया। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की एक वजह बफर जोन भी है। दक्षिणी लेबनान में स्थित बफर जोन पर कब्जा करना इजराइल का लक्ष्य है। इजराइल यहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीमा से पीछे ढकेलना चाहता है। इन सब मिली जुली वजहों से 1996 में इजरायली सेना द्वारा ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रैथ चलाया गया। यह ऑपरेशन 17 दिनों का था। इस ऑपरेशन की सबसे खराब बात यह थी कि इसके कारण बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए। दरअसल इजराइल के कब्जे वाले दक्षिणी लेबनान के काना गांव में संयुक्त राष्ट्र के परिसर पर गोलीबारी के बाद 100 से अधिक लेबनानी नागरिक मार दिए गए थे, जिससे हिजबुल्लाह को खूब समर्थन मिला। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आखिरी बड़ी जंग 2006 में हुई थी। इसमें 1100 लेबनानी नागरिकों की जान गई थी। वहीं 110 इजरायली सैनिक भी मारे गए थे। दरअसल हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी थी और 2 अन्य का अपहरण कर लिया था तथा बदले में इजराइल से लेबनानी कैदियों को वापस करने की मांग रखी थी। जवाब में इजराइल ने हमला किया। यह संघर्ष 34 दिनों तक जारी रहा, लेकिन इस बार हाई कोलेट्रल डैमेज के चलते इजराइल की खूब आलोचना हुई और ये फैक्ट सामने आया कि हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि 2006 के हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता भी की थी। समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह को बफर जोन सीमा से 29 किलोमीटर पीछे हट जाना था, मगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इजराइल अब हिजबुल्लाह से सीमा से 8 से 10 किलोमीटर पीछे हटने की मांग कर रहा है। ऐसी मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि हिजबुल्लाह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की रेंज 10 किलोमीटर तक है। इजराइल अपनी सुरक्षा चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह हमास नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और अपने मकसद
यानी इजराइल को मिटा देने के मकसद पर टिका हुआ है। हमास से तुलना की जाए तो हिजबुल्लाह की ताकत बहुत ज्यादा है और ये बहुत खतरनाक भी है। हिजबुल्लाह को ईरान और रूस से आधुनिक हथियार भी मिलते हैं। कहा जाता है इस ग्रुप में करीब 1 लाख लड़ाके हैं। इजराइल का मानना है हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों में कई गाइडेड मिसाइलें हैं जिनकी रेंज में पूरा इजराइल आता है। आपको बता दें दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी पर हिजबुल्लाह का प्रभुत्व है। मौजूदा समय में वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिशिया में से एक है। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि 2000 में इजरायली सेना को अपने कदम दक्षिणी लेबनान से पीछे खींचने पड़ गए थे। इसके अलावा हिजबुल्लाह ईरान के विदेशी सैन्य अभियानों का एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है। हिजबुल्लाह ने समय के साथ सैन्य क्षमता विकसित की है और इजराइल के खिलाफ लड़ाई का अगुवा बना हुआ है। सबसे खतरनाक बात यह कि हिजबुल्लाह की सफलता ने अन्य उग्रवादी समूहों को प्रेरित किया है। हिजबुल्लाह की रणनीति विशेष रूप से इसके गुरिल्ला युद्ध और रॉकेट हमलों को फिलिस्तीनी समूहों और अन्य ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा अपनाया जाता है। लेकिन इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के सामने न झुकने की कसम खाई हुई है। अभी तक हम खबरों में इजराइल और हमास की लड़ाई के बारे में पढ़ते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इजराइल का पूरा ध्यान हिजबुल्लाह के खात्मे की तरफ आ गया। दरअसल इसी साल जुलाई में हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इजराइल ने इस हमले का करारा जवाब देने की कसम खाई थी। इस घटना के बाद ही हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल एक्शन की प्लानिंग बनी। इसी एक्शन के तहत पेजर ब्लास्ट हुए। इस पेजर ब्लास्ट में 11 लोग मारे गए, हजारों की तादाद में लोग घायल हुए। हिजबुल्लाह ने इसके पीछे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। ये पेजर मूल रूप से हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन के लिए थे, लेकिन इजरायली एजेंसी ने इसे बम में तब्दील कर दिया। हिजबुल्लाह पेजर ब्लास्ट हमले से संभल भी नहीं पाया कि इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान पर एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे सीनियर लीडर फुआद शुकर को मार गिराया। इसके ठीक अगले दिन 31 जुलाई को ईरान पर हमला कर हमास चीफ इस्माइल हानिये को मार गिराया। और अभी कुछ ही दिन पहले यानी 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा झटका दिया। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया और इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार दिया। हसन नसरल्लाह ने धमकी दी थी कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बमबारी जारी रहेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक गाजा में इजराइल का ऑपरेशन बंद नहीं हो जाता। लेकिन इजराइल ने नसरल्लाह को ही एलिमिनेट कर दिया। इजरायली सेना ने बताया कि नसरल्लाह को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे ऑपरेशन न्यू ऑर्डर नाम दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन हमलों में 33 लोगों की मौत हो गई जबकि 195 लोग घायल हुए। NYT ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि नसरल्लाह को मारने के लिए 27 सितंबर को इजराइल ने 8 लड़ाकू विमान भेजे थे। इनके जरिए हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 2000 पाउंड के 15 बम गिराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये BLU-109 बम थे जो अमेरिका में बने थे। इन्हें बंकर बस्टर भी कहते हैं। अब हसन नसरल्लाह के मरने के बाद हिजबुल्लाह की लीडरशिप में कोई सीनियर नेता बचा ही नहीं है। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और कहा, हमारा काम अब भी खत्म नहीं हुआ है। मैंने नसरल्लाह को मारने का आदेश दिया क्योंकि कमजोर पड़ने के बाद भी वो किसी न किसी तरह हिजबुल्लाह को दोबारा खड़ा कर सकता था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दागना बंद नहीं कर देता तब तक इजरायली सेना लेबनान पर पूरी ताकत से हमला करती रहेगी। इजरायली आर्मी और टैंक्स लेबनान के साथ उत्तरी सीमा की ओर तैनात किए जा रहे हैं। वहीं लेबनानी प्रधानमंत्री नाजिब मिकाती ने इजराइल के हमले के बाद इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में बताया कि 12 दिन से जारी इजरायली हमलों के बीच अब तक करीब 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। यह लेबनान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। इन हमलों को 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। अगर इजराइल के हमलों को देखें तो इजरायली सेना का पूरा फोकस हिजबुल्लाह के हथियारों को नष्ट करना है। वो हथियार गोदामों को ही निशाना बना रही है। इजराइल ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के लोगों को अपने घर छोड़ने की चेतावनी भी दी है। इजराइल का कहना है कि वो पूरे दक्षिणी लेबनान को युद्ध क्षेत्र में बदल देगा। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह ने यहाँ हथियारों का जखीरा जुटा रखा है। इजराइल का यह अग्रेसिव रवैया दुनिया को हिंट दे रहा है कि मौजूदा संघर्ष 2006 के युद्ध से भी ज्यादा भयानक हो सकता है और इजराइल ईरान समर्थित किसी भी ग्रुप को
अब छोड़ने के मूड में नहीं है, हौतियों को भी नहीं। वहीं लेबनान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक करने के बाद या हिजबुल्लाह को तार-तार करने के बाद इजराइल ने अब यमन के हौदिया बंदरगाह पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों के ठिकानों पर किए गए। इजरायली सेना ने बताया हमलों में 12 जेट पावर प्लांट, हौदिया शहर का बंदरगाह तबाह कर दिया गया। ये हमले इसलिए किए गए क्योंकि यहीं से हथियार ईरान होते हुए हौती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह को सप्लाई होते थे। आपको बता दें कि यमन के हौती विद्रोहियों का ईरान खुला समर्थन करता है। हौती विद्रोही भी हमास इजराइल युद्ध में हमास का समर्थन करते हैं और रेड सी से आने जाने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाते हैं जिनका कोई इजरायली कनेक्शन हो। हौती विद्रोही कई बार यमन से इजराइल पर अपनी मिसाइलें दाग चुके हैं। हौती विद्रोही अमेरिका और एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर चैनल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, इस वक्त इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हौती विद्रोहियों के बीच जंग में हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं और लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। एक बड़ी मानवीय आपदा की सिचुएशन खड़ी हो गई है। भूखमरी से लाखों की तादाद में जान जाने की भविष्यवाणी भी कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। कमेंट करके बताइए कि इस संघर्ष को रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं। ये भी बताइए कि इजराइल का हमला करना या फिलिस्तीन का हमला करना कहां तक सही है। ये निर्दोषों की जान लेकर आखिर किसकी जान बचाना चाहते हैं? क्या नकबा के दर्द भुलाने का रास्ता सिर्फ लोगों की जान लेना है? आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार।